3 सालों में 30,000 नौजवानों को रोजगार फराहम करने का किया दावा। कहा एसआई, एफएए और जल शक्ति उम्मीदवारों की नवंबर में अजसर 9 हो सकती है भर्ती। मनोज सिन्हा ने कई मनसूख भर्तियों का सीबीआई कर रही है तहकीकात। कहा वो दौर चला गया जब नौकरियां सड़कों पर बिकती थी, अब किसी भी उम्मीदवार की भर्ती मेरिट पर होगी। बीजेपी के तरुण चुग और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के दरमियान बयानबाजी का वार जारी। तरुण चुग ने 90 में पंडितों के कश्मीर छोड़ने के लिए अब्दुल्ला फैमिली को ठहराया जिम्मेदार। महबूबा मुफ्ती ने जवाब में कहा, 3 साल से बीजेपी हुकूमत में है तो पंडितों को क्यों मारा जा रहा है? जम्मू में 6 माह से कश्मीरी पंडित एहतजाज क्यों कर रहे हैं? महबूबा ने सरकार के रोजगार बयाने पर भी की तनकीद। कहा, यहां हर रिक्रूटमेंट में करप्शन निकलता है, सरकार किस शफाफियत का जिक्र करती है? और पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने जारी साल में पुलिस और फौज की तरफ से 40 गैर मुल्की मिलिटेंट को जाम बहक करने का किया दावा। कहा, दरअंदाजी में पिछले सालों के मुकाबले में आई नुमायां कमी। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमों को बताया लीडरलेस। कहा, जैश और लश्कर को सरहद पार से एजेंसियों के जरिए बराह रास्त मिल रहे हैं डायरेक्शन। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि आज के इस बुलेटिन में जहां डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बेशतर मिलिटेंट तंजीमों को लीडरलेस बताया है। और उसके साथ साथ तरुण चुग और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के दरमियान जो आज बयानबाजी का सिलसिला जारी था, यानी एक तरफ सवाल पूछे जा रहे थे तो वहीं दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती की जानिब से जवाब दिया जा रहा था और डिस्कस जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की जा रही थी। इसके अलावा जुहैब यूसुफ मीर, जिनका ताल्लुक पीडीपी से है, और उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि मोरालिटी यानी इखलाकियात और आईन के दायरे के अंदर वो अपने रिश्तेदार मोहम्मद अशरफ मीर, जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी से है, उनके खिलाफ भी आइंदा चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी तफसीलात पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से दावा किया गया है कि पिछले 3 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के SKICC में रोजगार मेले का उन्होंने इफ्तिताह किया। हालांकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में इस रोजगार मेले का इफ्तिताह किया गया। एलजी मनोज सिन्हा न सिर्फ आज SKICC के अंदर थे, बल्कि बडगाम के अंदर भी वो मौजूद थे। और इस तरह से आज हर जिला सदर मकाम पर इस तरह की जो तकरीब है वो मुनक्कद हुई, जहां पर उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को असनाद दी गई हैं जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग विंग्स के अंदर जो है सिलेक्शन पाई थी, और आज उन्हें सिलेक्शन पत्र दिया गया है। और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया है एफएए का भी, उन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट की इंजीनियरों का भी जिक्र किया, उन्होंने JKSI का भी जिक्र किया, जिन रिक्रूटमेंट्स को यहां मनसूख किया गया। उन्होंने कहा कि SSB के तहत लिए गए और कैंसिल किए गए इम्तिहानात को नवंबर में अजसर 9 लिया जाएगा, यानी जो रिक्रूटमेंट्स है वो अब नवंबर में की जा सकती है। ये एलजी मनोज सिन्हा ने यहां पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार ने 30,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक रिक्रूटमेंट्स में खदशात पाए गए और उस हवाले से सीबीआई जांच कर रही है, जिसके तहत कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं भरोसा देता हूं कि किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ गुनहगारों को पकड़ा भी गया है, उन्होंने दावा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जमाना खत्म हो गया जब नौकरियां सड़कों पर बिकती थी। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद क्या कुछ कहा, ये देखते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने 11 मिनट में सारी बातें कह दी हैं। मुझे दोहराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। 1-2 शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह में वो तीनों परीक्षाएं पहले प्राथमिकता के आधार पर होंगी और शेष जो 11,075 पद हमने चिन्हित किए हैं उनकी भर्ती का काम भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करेंगे। चलिए, एलजी मनोज सिन्हा ने इस तकरीर के दौरान ये बात भी कही कि यहाँ के अवाम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ लोग अमन से रहें। ऐसे लोग किसी न किसी तरह अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ लोग अटपटे बयानात भी देते हैं, ये एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने लोगों का जिक्र किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन बाद में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इंतजामिया को जो कानून में इख्तियारात हासिल हैं उनके तहत अमन में रखना डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में की जाएगी। हमने तय किया है कि कोई जितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, यहां के अमन चैन में अगर खलल डालने की कोशिश की या इस तरह के बयानबाजी करेगा कि जिससे अमन मुतासिर होगा तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने आज ये बात पहली बार नहीं की है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है, लेकिन नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बयानात के जरिए यहां के हालात बिगाड़ने की। ये एक गौर करने वाला विषय है। आवाम यहाँ की चाहती है कि अमन चैन हो, शांति हो, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं जिनको अमन चैन पसंद नहीं। वो सीधे नहीं, परोक्ष रूप से इस शांति में खलल पड़े कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग अटपटे बयान देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो कानून में अधिकार प्राप्त है प्रशासन को, जो लोग भी यहाँ की शांति में खलल पैदा करेंगे और जो लोग भी उकसाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने तय किया, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, यहाँ के अमन चैन में, यहाँ के शांति में अगर खलल डालने की कोशिश करेगा, कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा जिससे यहाँ का माहौल खराब होता है, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो कानून और संविधान के दायरे में उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे हम लोग। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था और सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सबके विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इतनी ही बात कहते हुए मैं जिला इंतजामिया, खासतौर से डीसी श्रीनगर को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रशासन को, जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था में, आज पूरे 20 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बताया 3,000 नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे, 700 का वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन में वो भी दे दिए जाएंगे। बाकी जो रिक्त सरकारी पद हैं उन्हें। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग और महबूबा मुफ्ती के दरमियान भी बयानात, सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी था। पहले हम आपको दिखाएंगे कि तरुण चुग ने क्या कुछ कहा और उसका जवाब महबूबा मुफ्ती ने किस तरह अनंतनाग से दिया। श्रीनगर के अंदर तरुण चुग थे, उन्होंने 1990 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा 1990 में, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में वजीर आला कौन था, कौन सरकार चला रहा था? अब्दुल्ला और मुफ्तियों को बोलना चाहिए, यह तरुण चुग का सवाल था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए, वही काम वजीर आजम मोदी की जानिब से आगे बढ़ाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला आज अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं,
लेकिन उमर साहब को पता होना चाहिए कि दफा 370 के खिलाफ मुहिम शुरू करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर आ गए थे तो उनके साथ कश्मीर आने वाले वाहिद शख्स अटल बिहारी वाजपेयी थे और नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब पूरा किया। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि 90 के अंदर जो हालात यहां पर खराब हुए, जो कश्मीरी पंडित यहां कश्मीर छोड़कर चले गए, तो उस वक्त सरकार किसकी थी, यह सवाल यहां पर तरुण चुग ने किया। ऐसा है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन 1999-90 में हुआ था तो उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री कौन था, कौन सरकार चला रहा था, जनता को बताना पड़ेगा। केवल व केवल विष बोने का काम, विष फैलाने का काम। तरुण चुग यहीं पर नहीं रुके। तरुण चुग ने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला वही बात करते हैं कि जिससे अमन खराब हो। एक तरफ ये मुल्क के आईन के तहत हलफ लेते हैं और पावर एंजॉय करते हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर और भारत को अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरुण चुग ने कहा। लेकिन मैं हैरान हूं, यहाँ की चाहे महबूबा जी हो, चाहे मुफ्ती जी हो, चाहे ये अब्दुल्ला खानदान हो, इनको हमेशा ही ऐसी बातचीत करनी है जिससे जम्मू कश्मीर का विकास हो। एक तरफ तो महबूबा जी, आपके पिताजी शपथ लेते हैं भारत के संविधान की और गृह मंत्री बनते हैं, आप भी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं, गाड़ी घोड़े का लाभ लेती हैं। आज जिस कोठी में आप बैठी हैं, चाहे आप अनाधिकृत बैठी हैं, ये कोठी भी आपको उसी संविधान की ताकत के कारण मिली है। लेकिन आप भारत और कश्मीर को अलग बताने की हमेशा कोशिश करती, इसके संबंधों को अवैध बताने की कोशिश करती। जब सत्ता लाभ लेना है तो सब ठीक है, जब जनता को कुछ फायदा हो रहा है, जनता आगे बढ़ रही है, तो आप विश्वरे बयान देती। ये तीनों परिवारों ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर को पीछे। सरकार का रोजगार पर मौकिफ और तरुण चुग का जम्मू कश्मीर के सियासत पर मौकिफ, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो मौकिफ इख्तियार किया गया, उसका जवाब महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिया गया। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के अंदर थी और उन्होंने कहा कि यहां पर किसी भी रिक्रूटमेंट में सिर्फ करप्शन ही करप्शन निकलता है, यानी जो रिक्रूटमेंट इस सरकार के अंदर की जाती है उसमें करप्शन निकलता है। इसलिए सरकार ने नौजवानों और शफाफियत का जिक्र करते हुए नौजवानों के जख्म पर नमक छिड़क दिया। नंबर 1, तरुण चुग की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि तरुण चुग ने कहा कि मुफ्ती साहब या फारूक साहब के दौर में कश्मीरी पंडित यहां से निकलने पर मजबूर हो गए। महबूबा ने कहा कि आज तो मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी का बराह रास्त कंट्रोल है, तो फिर आज वो पंडित भी यहां से क्यों निकल रहे हैं जो पिछले 30 सालों से सख्त हालात के बावजूद यहां कश्मीरी मुसलमानों के साथ रह रहे थे। आज जम्मू में 6 माह से कश्मीरी पंडित एहतजाज पर क्यों है? तरुण चुग इसका जवाब दे, ये महबूबा मुफ्ती ने वापस में सवाल पूछा। उनसे पूछा गया कि तरुण चुग ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती हल्फ हिंदुस्तानी आईन का लेती है और फिर कश्मीर को मुल्क से अलहदा तौर दिखाती है। उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के आईन और मुल्क के आईन पर हल्फ लिया है और इसलिए मुझे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तशख्खुस का भी तहफ़्फ़ुज़ करना और उस पर बात करना जरूरी है। प्रोटेस्ट करते नौजवान हैं जिनकी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, चाहे वो FAA है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो जल बोर्ड में, जल शक्ति में है, जिनके हर जहाँ भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें करप्शन होती है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कह के जो यहाँ के नौजवान हैं उनके जख्मों पे मरहम करने के बजाय नमक डाल दिया। नहीं, आज किसकी सरकार है जबकि यहाँ से कश्मीरी पंडित पिछले एक तो जब से 2019 हो गया है उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडित्स की दोबारा से, और उसके साथ साथ जो शुपैन में है, बाकी जगहों पे हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 30 साल यहाँ क़याम किया था, और कश्मीरी पंडित पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तो हमारी सरकार नहीं है, ना फारूक साहब की ना हमारी, आज तो बीजेपी की सरकार है, आज तो बीजेपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है।
तो फिर ये कश्मीरी पंडित भागने के लिए ऊपर मजबूर क्यों हुए हैं? देखिए, मैंने आज तक जितनी भी कस्में ली हैं वो जम्मू कश्मीर के आइन के अंदर और इस मुल्क के आइन के अंदर ली है, और जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना, यहाँ के तशक्कुस का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुल्क का जो है उसकी सॉवरेनिटी को मानना। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह की जानब से भी आज एक बयान दिया गया है। आज श्रीनगर के अंदर मैराथन के दौरान जब उनसे मीडिया नुमाइंदों की जानब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअंदाजी में पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कमी वाक़ा हुई है, ताहम इसके बावजूद वक्त वक्त पर दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला में भी इस तरह की कोशिशें हुई जिसमें कुछ मिलिटेंटों को मारा भी गया। उन्होंने कहा कि ठंड और बर्फबारी में दरअंदाजी करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जितनी मिलिटेंट तंजीमें ऑपरेट कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हो गया है, ये दिलबाग सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप यानी मिलिटेंटों की लीडरशिप भी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि लश्कर और जैश की कमांड पाकिस्तानी मिलिटेंटों के हाथ में ही रहे ताकि उन्हें बराह रास्त इशारों पर ऑपरेट कराया जाए। हमने जवाबी स्ट्रेटजी के तहत इस साल तकरीबन 40 के करीब मिलिटेंटों को हलाक किया है, ये दिलबाग सिंह ने कहा। इन्फिल्ट्रेशन पहले सालों के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर फिर भी टाइम टू टाइम इस तरह के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं कि दहशत गर्दों को सरहद पार से इस तरफ भेजा जाए। इस तरह के रजौरी, पुंछ के खित्ते में कुछ एक अटेम्प्ट हुए जिनको फॉइल किया गया। अभी मौसम बदल रहा है, आगे ठंड आ जाएगी, बर्फबारी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है पार से इस तरफ क्रॉस करना। इसलिए एक विंडो जो अभी अवेलेबल है इसकी पाकिस्तान की नाज़रीन, पीडीपी के यूथ लीडर ज़ुहैब यूसुफ मीर के साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई है। उनके साथ हमने जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा गुज़राह अमल है इस हवाले से बात की। उन्होंने हमारे इस बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपकी नज़र करते हैं। सवाल है प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ सियासी कदावर शख्सियात के साथ मेरी जब बात हुई तो उन्हें जम्मू कश्मीर का जो सियासी फ्यूचर है वो काफ़ी मखदूश नज़र आया, यहाँ तक कि वो काफ़ी कन्फ्यूजन के शिकार हैं। लेकिन जब ऐसे लीडरान कन्फ्यूजन के शिकार हैं और नए नौजवान सियासत के अंदर आते हैं तो आप अपना सियासी मुस्तकबिल किस नज़र देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हम लोग मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैंने पॉलिटिक्स एक ऐसे टाइम पे ज्वाइन की है जब पॉलिटिक्स का ओवरऑल उतना कोई महत्व कश्मीर में नहीं है। लेकिन ये क्लीशे, ये एक क्लीशे है, दिस इज़ अ क्लीशे। बट अगर आप देखा जाए कदावर नेता क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक नौजवान के नाते मुझे लगता है पॉलिटिक्स का इस टाइम पे ज़्यादा रेलेवेंस है। इसलिए क्योंकि हम इस टाइम पे कश्मीर में अब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस टाइम पे ऑनस्लॉट बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन है, एंड जो तंजीम मैंने चूज़ की है मुझे ऐसा लगता है कि और जो उसकी आइडियोलॉजी है मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम इन टाइम्स टू कम हिस्ट्री विल बी काइंडर टू अस, जो मुझे ऐसा लगता है। आपकी लीडर महबूबा मुफ्ती कहती है कि यहाँ पर आज का पॉलिटिकल सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है नए लोगों के लिए, यहाँ तक कि जो पुराने लीडरान हैं उनके पार्टी से चले गए और उनका कहना है कि यह ऑनस्लॉट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से जो अभी सरकार वहाँ पर मौजूद है। तो क्या जब आपने भी ये पार्टी ज्वाइन की है तो क्या आपको भी इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले? देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर, political scenario in Jammu and Kashmir has completely transformed after Article 370's abrogation and 35A's abrogation. ये जो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद एक हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया और उसके वजह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों के बीच में एक स्ट्रेंज ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये इन लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट जो ऐवान बाला में बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी पता है एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज कैसे किया जाए? इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो दो तबकों में तकसीम हो गई है। एक वो तबका जो कश्मीरी नेशनलिस्ट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स कंट्री में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंट्री, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया,
they believe in rights, they believe in restoration of Article 370, 35A, or and so what if they are dissenting from the ruling dispensation? Dissent is also, मतलब dissent एक part है ना democracy का, तो वो एक तबका है जिसे हम PAGD भी कहते हैं, और लाइक माइंडेड पार्टीज जो कश्मीर की बेसिकली रीजनल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। और एक दूसरा तबका है, वो है प्रो एडजस्टमेंट पॉलिसी, प्रो एडजस्टमेंट तबका। वो जो भी फरमान आता है वो उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। कोई भी फरमान आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, उन लोगों ने एडजस्ट किया। उनकी आइडियोलॉजी इट्स प्रीटी कन्फाउंडेड, दे उनकी काफ़ी वो कंफ्यूज्ड है अपनी आइडियोलॉजी के बारे में भी। वो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, खुद क्या सोचते हैं, उसका कोई हमें कोई अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। तो वो है प्रो एडजस्टमेंट। आपको आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट जब सिकंदर हर एक मुल्क को फतह करता था तो वहाँ के जो राजा है उस मुल्क के, तो वहाँ के राजा के जो वज़ीर होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वही जाके राजा को मार देते थे। इसलिए मारते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ कोई सिकंदर से कोई खास लगाव था या प्यार था, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मार देते थे क्योंकि वो सिकंदर को दिखाना चाहते थे, देखिए जी हमने राजा को मार दिया, प्लीज़ हमारी नौकरी और हमारी जो कुर्सी है उसको बचा के रखिएगा। सो वो अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पर्क्स बचाने के लिए वो लोग मतलब दे यूज्ड टू डू दोज थिंग्स। लेकिन और ये जो दो डिफरेंसेस है, जो मैं आपको दो डिफरेंसेस बताए, दो पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो कश्मीर में पैदा हुए, वन इज़ प्रो कश्मीरी सेंटिमेंट, प्रो कश्मीरी nationalism which believes in the constitution, and pro adjustment which believes in garnering power. तो ये दो जो तबके हैं, इसकी क्लासिफिकेशन लोगों को पता है। और आपको पता होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, जब भी कभी फ्लड आता है बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाव चलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब पानी नीचे आता है तो जो नदी होती है उसमें अपना ही पानी बहता है। तो लोगों को पता है हमें क्या करना है। सैलाब के साथ नहीं जाना है। लेकिन जहाँ तक आपने मुल्क के सेकुलर इतिहास की बात की है और आपका कहना है कि एक माइंडसेट यहाँ पर है जो उसमें बिलीव करता है, कैसे आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को माइल करेंगे, कायल करेंगे इस चीज़ की तरफ कि मुल्क का जो सेकुलर इतिहास है उसकी तरफ, जब 5 अगस्त साल 2019 का फैसला भी आया हो, जब लैंड के मुतालिक अलग अलग कवानीन आए हों, और जब अलग अलग चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो अपना इतिहास है उसके अगेंस्ट हो, कैसे आप नौजवानों को उसकी तरफ माइल करेंगे? देखिए जितनी कोई इंटरेक्शन मेरी नौजवानों से होती है, मुझे ऐसा लगता है जो नौजवान है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, वो एस्पिरेशनल है बट एंग्शियस भी है। एस्पिरेशनल एंड एंग्शियस। अब ये एस्पिरेशन एंग्शियसनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको यंग लोगों के साथ एंगेज करना है तो उसके लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा और उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। और इस माहौल का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं। नंबर 1, आज का जो इस माहौल के बारे में बात कर रहा हूँ, आज का जो यूथ है वो एजुकेटेड है, वो अब समझदार है, उसे पता है सही है गलत क्या है, वो अवेयर है, उसे हिस्ट्री भी पता है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए ही नोज दैट देयर वर सर्टन हिस्टोरिकल there were certain constitutional guarantees that were given to the people of Jammu and Kashmir in terms of Article 370 and 35A, and unconstitutionally that has been taken away from us. That's right. लेकिन पॉलिटिकली कैसे इसको हासिल किया जाएगा जब आपको पता है कि बानिहाल से निकलकर इसका कोई टेकर नहीं है आपकी इस आइडियोलॉजी का, आपके इस कॉन्सेप्ट का। आज की डेट में भी जब हम PAGD की जो हम ख्याल जमाते हैं, वो भी ज़्यादा तौर पर जो तवज्जो दी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसका क्या कुछ रिजल्ट आएगा। मैंने उमर अब्दुल्ला से बात की, मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की, मैंने कई सियासी लीडरान के साथ बात की। उनका कहना है कि उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ही 5 अगस्त का फैसला बदला जा सकता है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो भी दिल्ली के अंदर आएगा, यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर कांग्रेस भी आएगी तो उन्हें नहीं लगता है कि इसका कुछ रिवर्स होगा, इसका कोई अंडू होगा। देखिए मुझे एक बात बताइए, इज डिसेंट द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट? डिसेंट एक पार्ट डेमोक्रेसी का है कि नहीं? प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट, है कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, जब 3 फार्म लॉज फार्मर्स ने वापस कराए तो ये क्यों नहीं हो सकता है?
उसके लिए एक जदोजहद हुई है और सिंस फ्रॉम 2019 हमने कोई इस तरह का इकदाम नहीं लिया। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, जब भी ऑपोजिशन, वी आर डाइग्रेसिंग लिटिल बिट, आई वुड लाइक टू कम बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, बट आपने आप ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। जब एक ऑपोजिशन, चाहे वो एक मेंबर की भी हो, जब उसको अपना मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाना है, वो मैसेज कैसे पहुंचता है लोगों तक? इट इज़ नॉट ऑपोजिशन इन आइसोलेशन, इट हैज़ सर्टन इंस्टीट्यूशंस दैट फंक्शन फॉर इट। मीडिया उसका एक हिस्सा है, कोर्ट उसका दूसरा हिस्सा है, डेमोक्रेसी उसका तीसरा हिस्सा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है, दे हैव बीन, एक हिसाब से उनको दे हैव बीन कैपिचुलेटेड, मतलब एक हिसाब से उनको ज़मीन पे ले आए हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं कि ऑपोजिशन कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। पहले प्लीज़ मुझे एक बात बताइए, जब आर्टिकल 370 35A एब्रोगेट हुआ, कैन यू बिलीव 3 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स वर बिहाइंड बार्स और 1.5 साल, इतने सारे MLA वो अंदर चले गए। यही तो मेरा बेसिक सवाल था ज़ुहैब साहब, यही तो मेरा बेसिक सवाल था कि नौजवानों को आप कैसे मायल करेंगे, जब नौजवान ये जानते हैं कि 4 साबिका चीफ मिनिस्टर जो है वो बिहाइंड द बार, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त वो बिहाइंड द बार होते हैं। पूरी कश्मीर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक लॉकडाउन होता है, इंटरनेट नहीं चलता है, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बाजार बंद रहते हैं, तो फिर आप कैसे मायल करोगे नौजवान को कि आप इस इतिहास का जो प्रोग्राम लेकर आए हैं आप इसकी तरफ मायल? आप उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे, उनको और अवेयर कराएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को बंद किया, MLAs को बंद किया। एक नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा कि मैं अगर प्रोटेस्ट करूंगा, जब चीफ मिनिस्टर सेफ नहीं है तो शायद मैं भी अंदर डाल दिया जाऊंगा। तो आप तो प्रोटेस्ट की बात, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जब इंस्टीट्यूशंस ही सारे कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज है, सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज है, हम अपनी आवाज़ कैसे बाहर निकालें? लेकिन ज़ुहैब साहब, चूँकि आपका जब हम बैकग्राउंड देखते हैं, तो नाज़रीन स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।